अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेरी रेसिपीज़ पे वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ टेंसी विलियम्स, जो कि एक अमेरिकन ऑथर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग राइटर का इंट्रोडक्शन, उनके मेजर वर्क्स, उनका स्टाइल और थीम्स कवर करने वाले हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि हम लोग इस वीडियो के अंदर एज अ ड्रामाटिस्ट जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपने इस पॉइंट को, इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखिएगा, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। तो एनी हाउ, टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का रिस्पेक्टिव लेक्चर है वो हम करते हैं शुरू। टेंजी विलियम्स, जिनकी बर्थ डेट मार्च 26, 1911 है। बास बुक्स के अंदर, मतलब कुछ बुक्स के अंदर आपको यहाँ पे 1914 पढ़ने को भी मिलेगा, यानी कि इनकी बर्थ डेट के अंदर क्लैश है। और इसके अलावा इनकी डेथ डेट फरवरी 25, 1983 है। एमसीक्यूज पूछा जाता है। अब एनी हाउ, 1911 को ये कोलंबस में पैदा हुए। कोलंबस में जहाँ पे इनके ग्रैंडफादर जो थे वो एक एपिस्कोपल क्लर्जीमैन थे। टेंजी विलियम्स के जो फादर थे वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन थे। जब टेंजी विलियम्स 12 ईयर्स के हुए तब इनके फादर अपनी फैमिली के साथ सेंट लुइस मूव कर गए। अब वहाँ पे टेंजी विलियम के लिए और उनकी सिस्टर के लिए सेटल डाउन होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। एनी हाउ, डिप्रेशन का टाइम पीरियड था, यानी कि वॉर हुई थी, डिप्रेशन का टाइम पीरियड था। डिप्रेशन के टाइम पीरियड में इन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था और कुछ ईयर्स के बाद इन्होंने एक शू कंपनी के अंदर एज अ क्लरिकल जॉब स्टार्ट कर दी थी, किन्होंने, टेंजी विलियम्स ने। और तब उन्होंने अपना जो कॉलेज था वो छोड़ दिया था। ये वहाँ पर एज अ क्लरिक 2 साल तक रहे और रात के टाइम में ये राइटिंग किया करते थे, लिखा करते थे। 1938 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा को ज्वाइन कर लिया था। वहाँ से इन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया एंड साथ ही साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा जगहों पे पार्ट टाइम जॉब्स की थी उस ड्यूरेशन में। इन्होंने 1940 के अंदर रॉकफेलर फेलोशिप रिसीव्ड किया और जिस वर्क की बेस पे इनको ये मिला था वो वर्क था बैटल ऑफ एंजल्स। इसके अलावा इनको 1948 और 1955 के अंदर पुलित्जर प्राइज भी मिला था। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्दर मोर मैं आपको ये भी बता दूं कि टेंजी विलियम्स जो हैं, इनके फादर का नाम था थॉमस लेनियर विलियम्स और इनके फादर के नेम पे ही इनका नेम था, थॉमस लेनियर विलियम्स थर्ड। और टेंजी विलियम इनका पेन नेम है जो कि अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं और उसी की बेस पे ये फेमस है। जब ये अपने यंग एज में थे, मीन्स बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने पोइट्री की थी और उस पोइट्री की बेस पे इनको $25 का अवार्ड मिला था। लेटर ऑन जब ये थोड़ा बड़े हुए तो इनको रियलाइज़ हुआ कि पोइट्री इनके लिए इतनी अच्छी नहीं है जितना ड्रामा की राइटिंग अच्छी है। तो इन्होंने ड्रामा के ऊपर काम करना शुरू किया था। और जब ये 14 ईयर्स के थे, मतलब बहुत यंग थे, तो उस टाइम पे ये कहते हैं कि मैंने रियलाइज़ किया कि जो राइटिंग है दैट इज़ द सोर्स ऑफ एस्केप, जो कि रियलिटी के वर्ल्ड से आपको एस्केप दिलाती है। और ये कहते हैं मैं वो चाइल्ड था जो कि मार्बल्स या बेसबॉल खेलने की बजाय अपने ग्रैंडफादर की लार्ज और क्लासिकल लाइब्रेरी की तरफ जाया करता था और उनकी बुक्स को उठा उठा के रीड किया करता था। एनी हाउ, इन्होंने जब राइटिंग शुरू की, मैंने आपको बताया पोइट्री से शुरू की, उसके बाद ये शॉर्ट स्टोरी राइटिंग की तरफ गए एंड देन ये प्ले राइटिंग की तरफ आए थे। अब ऑन द होल टेंसी विलियम जो थे वो एक अमेरिकन प्ले राइट भी थे, एक स्क्रीन राइटर भी थे और ये कंटेम्प्रेरी थे यूजीन ओनील के, ऑर्थर मिलर के। ऑर्थर मिलर भी एक ग्रेटेस्ट अमेरिकन राइटर काउंट होते हैं और यूजीन ओनील भी ग्रेटेस्ट अमेरिकन राइटर काउंट होते हैं। और इन दोनों के ऑलरेडी मैंने वर्क्स कवर किए हुए हैं चैनल के ऊपर इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपको वो लिंक्स चाहिए हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आप जो है वो लिंक भी दे दूंगी और कमेंट में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब मैं बता रही थी कि यूजीन ओनील और ऑर्थर मिलर
ये दोनों इनके कंटेम्प्रेरी थे। और ये तीनों के तीनों, टेंजी विलियम्स, यूजीन ओनील और आर्थर मिलर, तीनों के तीनों ग्रेटेस्ट अमेरिकन ऑथर काउंट होते हैं 20th सेंचुरी के अंदर। इन्होंने अमेरिकन ड्रामा के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन दी है, और तीनों ने ही फेलियर ऑफ अमेरिकन ड्रीम को हाईलाइट किया है अपने वर्क्स के अंदर। और ये अमेरिकन ड्रीम क्या है? अमेरिकन ड्रीम कहते हैं कि अमेरिका इज़ फॉर एवरीवन, हर एक के लिए है। आपके पास कहीं पे भी कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, आप अमेरिका में आए, काम करें, आपको यहाँ पे जॉब्स भी मिलेंगी, आपको यहाँ पे काम भी मिलेगा, आप बहुत अच्छे से अर्निंग भी करेंगे और दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन जाएंगे। यह है अमेरिकन ड्रीम। लेकिन अभी जब हम लोगों ने टेंजी विलियम्स की लाइफ को देखा तो उसमें क्या बताया गया? उसमें यही बताया गया कि उसने जगह जगह जॉब्स की, और इवनिंग के अंदर उसने क्या किया? राइटिंग शुरू की थी। लेकिन मॉर्निंग में वो क्लरिकल की जॉब कर रहा है, 2 साल वहाँ रहा, फिर पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा है और स्टडी कर रहा है अपना। मतलब वहाँ पे कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। और यही चीज़ हम टेंजी विलियम्स के वर्क द ग्लास मेनाजरी के अंदर भी देखते हैं कि टॉम, ठीक है, टॉम वहाँ का मेन कैरेक्टर है, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर है टेंजी विलियम का ही। वो भी स्टेबल नहीं है, उसको भी कहीं पे जॉब नहीं मिल रही, एट द एंड वो अपना घर छोड़ के चला जाता है। तो ये है अमेरिकन ड्रीम, और इसके फेलियर को हाईलाइट किया है हमारे ऑथर ने अपने वर्क्स के अंदर। अब जो हमारा ऑथर है, मतलब जो टेंजी विलियम्स है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे द ग्लास मेनाजरी, जिसकी पब्लिकेशन डेट है 1945। एंड देन अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, जिसकी पब्लिकेशन डेट है 1947। फिर है कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, जिसकी पब्लिकेशन डेट है 1955। एंड देन द मिल्क ट्रेन डज नॉट स्टॉप हियर एनीमोर, जिसकी पब्लिकेशन डेट है 1962। उसके बाद है लास्ट समर, जिसकी पब्लिकेशन डेट है 1958। फिर है द नाइट ऑफ इग्योराना, जिसकी पब्लिकेशन डेट है 1961। इनकी कुछ और प्लेस वो हैं बेबी डॉल, ऑर्फियस डिसेंडिंग, समथिंग अनस्पोकन, स्वीट बर्ड ऑफ यूथ और कैमिनो रियल। ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स थे जो मैंने अभी आपको बताए। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत से वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं, इनको प्रोलिफिक राइटर कहा जाता है, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो अब ये हो गए जी वर्क्स। अब हम देखते हैं राइटर की स्टाइल को कि स्टाइल कैसा है। स्टाइल देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूं मज़ीद कि ये एक अमेरिकन ड्रामेटिस्ट थे, ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स थे। इन्होंने अमेरिकन राइटिंग के अंदर, अमेरिकन ड्रामा के अंदर बहुत अच्छा, बहुत ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है अपना। और इनके जो प्ले राइट थे उनके अंदर हम लोगों को डिप्रेशन, क्योस, ये सारा कुछ, यानी कि जितने भी पैसिमिस्टिक थीम है वो नज़र आते हैं। पैसिमिस्टिक थीम्स क्या होते हैं? कि वो चीज़ जो डार्कर साइड ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करें, नेगेटिविटी की बात करें। और इन्होंने बहुत से अवार्ड भी विन किए हैं। इनको द थिएटर पोएट इन प्रोज कहा जाता है। और अगर हम जब भी टेंजी विलियम्स का नेम लेते हैं तो 3 प्ले इनके हमारे माइंड में हमेशा आते हैं: द ग्लास मेनाजरी, अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ। ये तीनों प्लेस इनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं। Furthermore, his plays reveal a world of human frustration in which sex and violence underlie an atmosphere of romantic gentility. In addition, ये अपने प्लेस के अंदर सिंबलिज्म, मेटाफर और लिरिकल इंटेंसिटी का यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशनिज्म का यूज़ करते हैं। सिंबलिज्म क्या होता है? अ वेल्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ढके छुपे अल्फाज में बातचीत करना। वेल्ड कहते हैं निकाब को, पर्दे को, जो हम चेहरे पे करते हैं पर्दा, निकाब। तो बिल्कुल वैसे ही जो सिंबलिज्म है ना, वो निकाब की तरह के होते हैं। जब निकाब होता है तो चेहरा रिवील होता है ना, वैसे जब सिंबलिज्म को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने उसका डीपर मीनिंग रिवील होता है। तो बेसिकली सिंबलिज्म क्या है? एक वेल्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और इनकी राइटिंग के अंदर हम लोग को बहुत से सिंबल्स नजर आते हैं। देन है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? कि हम लोग जब भी किसी एक वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे वर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि मेरा बेटा चांद है। मेरा बेटा चांद है, बेटा चांद नहीं है, लेकिन हमने बेटे की तारीफ करने के लिए चांद का वर्ड यूज किया एज इट इज।
जबकि बेटा चांद जैसा खूबसूरत हो सकता है, उसकी खूबसूरती बताने के लिए चांद का वहाँ पे एज इट इज वर्ड यूज कर लिया गया। ठीक है, वो तो लूमड़ी है। अब लूमड़ी क्या है, चालाक होती है, उसको हमने चालाक के ना, चालाक की जगह हम लोगों ने उसके लिए डायरेक्ट क्या वर्ड यूज कर लिया, लूमड़ी का वर्ड यूज कर लिया। तो ये क्या है, ये मेटाफर होता है। एक्सप्रेशनिज्म होता है व्हाट इज बिहाइंड द रियलिटी, मतलब ये एक ऐसी मूवमेंट थी, एक ऐसी टर्म है जो कि रियलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो रियलिटी होती है ना उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, और इनका फोकस जो होता है ना वो इनर के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक ह्यूमन बींग खड़ा है, अपेरेंटली वो खड़ा है, आप उसको देख रहे हैं। जब आप उसको देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है। वो जो उसके अंदर चल रहा है उसको आप अपने वे में डिपिक्ट करेंगे, अपने वे में लिखेंगे। दैट इज एक्सप्रेशनिज्म के अंदर की स्टोरी। मैं इसको और सिंपल करके बताती हूँ कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज, हमारे इमोशंस जो है, सारा कुछ क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, अभी एक्सप्रेशन हो गए, हमारे फीलिंग्स भी एक्सप्रेशन हो गए। अब एक्सप्रेशनिज्म क्या है, बेसिकली मैंने बता दिया आपको, लिटरेरी मूवमेंट थी जो रियलिज्म के अगेंस्ट आई थी। इसमें क्या किया जाता था, इसमें इमोशन एंड साइकोलॉजी को एम्फेसाइज किया जाता था, इमोशन एंड साइकोलॉजी को फोकस किया जाता है rather than रियलिटी। अब इसमें वो जो इमोशंस हैं, वो साइकोलॉजी, वो कौन सी साइकोलॉजी है, वो इनर वर्जन है। इनर वर्जन कौन सा वर्जन, कि वो थॉट्स, वो इमोशंस, वो आइडियाज हमारे जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जितने भी हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे आइडियाज हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो सब के बारे में बात करना जो हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, दैट इज एक्सप्रेशनिज्म। यानी इनर रियलिटी ऑफ लाइफ, के अंदर की रियलिटी क्या है लाइफ की। जैसे कि हम देखते हैं हमारे राइटर की थीम सेक्सुअलिटी बेस्ड है, सेंसुअलिटी बेस्ड है, फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं, एंजाइटी शो करते हैं, डिप्रेशन, ट्रॉमा, ये सारे के सारे राइटर के थीम है हमारे। और किसी भी कैरेक्टर को हम देखते हैं इनके, तो उनके अंदर कोई ना कोई क्योस, कोई ना कोई डिप्रेशन चल रहा होता है। तो इन ऑर्डर टू रिवील द इनर रियलिटी ऑफ अ थिंग और अ कैरेक्टर, उन्होंने किसी भी कैरेक्टर, किसी भी चीज़ की इनर रियलिटी को रिवील करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया है। और इसके अलावा हम देखते हैं ये लाइटिंग इफेक्ट्स का भी यूज़ करते हैं, म्यूज़िक का भी यूज़ करते हैं, टेलीफोन का भी यूज़ करते हैं, सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, लाइटिंग इफेक्ट्स, म्यूज़िक, टेलीफोन, सिंबल्स, ये सब के सब पार्ट एंड पार्सल हैं एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक के। यानी कि उसके ये पॉइंट हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। और जितने भी इनके प्लेज हैं वो साइड ऑफ अमेरिकन लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिकन लाइफ कैसी थी, उसका फेलियर क्या था, अमेरिकन ड्रीम क्या था, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। बिल्कुल वही चीज़ों को बताते हैं। इनके प्ले की कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, यानी कि ये ट्रेजेडीज लिखते हैं। इनके प्लेस के अंदर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी, सिंबॉलिक कैनिबलिज्म, अल्कोहलिज्म, ल्यूरिड बिहेवियर, सब कुछ नज़र आता है। और ओवरऑल जो इनका व्यू है लाइफ के बारे में वो पैसिमिस्टिक है। पैसिमिस्टिक क्या, मैं आपको ये भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पैसिमिज्म कहते हैं, पैसिमिस्टिक कहते हैं ऐसे राइटर को जो कि नेगेटिविटी देखता है लाइफ के अंदर, जो कि डार्कर साइड ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है अपनी राइटिंग के अंदर, उसको कहते हैं पैसिमिस्टिक राइटर या पैसिमिस्टिक पर्सन, जिसको हमेशा हर चीज़ में डार्कनेस नजर आती है। और पैसिमिज्म क्या होता है, पैसिमिज्म भी इसी चीज़ को कहते हैं कि डार्कर साइड ऑफ लाइफ। ठीक है, कि ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा है, कोई भी खुशी कभी नहीं आ सकती, हमेशा दुख ही रहेंगे, गम ही रहेंगे, तकलीफ़ें रहेंगी, मुसीबतें रहेंगी, दैट्स ऑल। और इनके जितने भी ड्रामास हैं वो साइकोलॉजिकल ट्रेजेडीज़ हैं। क्यों, हम देखते कोई ना कोई, जितने भी कैरेक्टर आएंगे, टॉम का कैरेक्टर है हमारे पास ग्लास मेनाजरी के अंदर, वो भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है। हमारे पास अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर के अंदर ब्लैंच का कैरेक्टर आएगा, वो भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, फ्रस्ट्रेटेड है। उसका हस्बैंड जो था वो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज था। और इस बेस पे क्या हुआ, इस बेस पे वो जो लड़की थी थ्रू एंड थ्रू अलोन रही, वो डिफरेंट स्ट्रेंजर्स से हेल्प ले रही थी रिलीफ के लिए, और एंड पे उसको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होना पड़ा। इन सारे ट्रॉमास की बेस पर उसको मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ा था। सेम ऐसे ही टॉम है, टॉम अपनी मदर की हेल्प नहीं कर पाया, उनकी जो थी लाइक जो बेसिक नीड होती हैं वो पूरी नहीं कर पाया, उनको प्रोवाइड नहीं कर पाया, अपनी सिस्टर लोरा की हेल्प नहीं कर पाया। उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए इसके पास कुछ था ही नहीं, इसकी कोई परमानेंट जॉब भी नहीं थी, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एट द एंड ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड और अपने घर को छोड़ के चला गया था। तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब नजर आते हैं हम लोगों को इनकी ट्रेजेडीज के अंदर, इसलिए हिज ड्रामाज आर साइकोलॉजिकल ट्रेजेडीज।
एंड थ्रू जो इनके प्ले के इंपॉर्टेंट थीम्स है वो हैं सेक्स, फ्रस्ट्रेशन, फेलियर, वायलेंस, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, सर्च फॉर ब्यूटी, द क्लैश ऑफ वैल्यूज बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। उसके बाद है द हेल्पलेसनेस ऑफ मैनकाइंड, द लोनलीनेस ऑफ मॉडर्न मैन, कन्फ्लिक्ट बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन, अमेरिकन ड्रीम। और इनमें से कई ड्रीम्स, मतलब ये इनके कॉमन ड्रीम्स हैं, हम लोग सॉरी ड्रीम्स कह रही हूँ, थीम्स हैं। यही थीम हमको ग्लास नजरी के अंदर भी नजर आएंगे। इनमें से कई थीम हम लोगों को स्ट्रीट का नेम डिजायर के अंदर भी नजर आएंगे। मतलब ओवरऑल इनकी राइटिंग इसी के ऊपर बेस कर रही होती है। तो आई होप कि आपको इनका राइटिंग स्टाइल कैसा है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनका इंट्रोडक्शन, इनके थीम सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। अगर फिर भी कुछ समझ ना आया, लेक्चर को दोबारा देखिएगा, आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड देन फिर भी ना आया तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। एनी हाउ, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।